केशव क्लासेज में आपका स्वागत है। नाम रितेश सर, केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे विद्युत क्या है, यानी वास्तव में विद्युत होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन इसका, इलेक्ट्रिसिटी का प्रारंभ कैसे हुआ। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि घर्षण के फलस्वरूप चिंगारियां की उत्पत्ति हुई और जिसके आधार पर धीरे धीरे क्या किया गया, आवेश के द्वारा ही बिजली की उत्पत्ति की गई। तो हम बात करेंगे कि बिजली की उत्पत्ति के पीछे यानी आवेश यानी घर्षण से ही बिजली की उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जब आप 6 या 7 में साइंस का अध्ययन, विद्युत का अध्ययन करना शुरू किए होंगे तो स्थित वैद्युत घर्षण की बात की गई होगी। उसमें क्या किया जा रहा था कि ये बताया जा रहा था कि किसी गुब्बारा को या फिर कंघी को हम क्या करते हैं, एक बार कागज के टुकड़ा में सटाते हैं तो चिपकता नहीं है, लेकिन यदि वही कंघी को हम क्या करते हैं, बालों से रगड़कर और उसको चिपकाते हैं तो सहजता से चिपक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बालों पर जब रगड़े तो घर्षण के फलस्वरूप हमें किसकी उत्पत्ति हो गई, आवेश की उत्पत्ति हुई, और आवेश के कारण यानी घर्षण के कारण आवेश की उत्पत्ति हुई, और आवेश ही क्या कहा जाता है, विद्युत। अब प्रश्न बनता है कि आवेश ही विद्युत कैसे है। देखिए, कोई भी परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तत्व के नाभिक में होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन इस पर धन आवेश होता है, और ये दोनों तत्व की क्या में होते हैं, नाभिक में होते हैं। ये दोनों तत्व के नाभिक में होते हैं। और इसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर काटता है और इस पर कौन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। अब समझना यह है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, अर्थात जितना माइनस उतना क्या होता है, प्लस। तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आवेशहीन। इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है तो इसमें आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जो जितना ही करीब होता है उसमें आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत होता है, तो वो क्या होता है, चिपके रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गतिशील है और गतिशील चीजों पर घर्षण आकर्षण बल कम काम करता है। तो ऐसे में जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, किसी चीज को रगड़ते हैं तो रगड़ने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चली जाती है। मान लीजिए है ए से इलेक्ट्रॉन बी में चली गई। अब देखिए, E बराबर P इसमें भी है और E बराबर P इसमें भी है। मान लीजिए ये 10 है और इसमें भी 10 है। इसमें ये क्या है, 12, और ये भी क्या है, 12 है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 13, जबकि ये ऑलरेडी क्या था, 12। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 9, और ये हो गया 10। तो देखिए, तो माइनस वाला हो गया 9 और प्लस वाला हो गया कितना, 10। इसका मतलब ये दोनों में से क्या निकला, एगो प्लस निकला। ये माइनस ज्यादा और प्लस कम है तो ये दोनों में से क्या हुआ, माइनस निकला। इसका मतलब ये हुआ कि रगड़ने के फलस्वरूप जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, तो उस पदार्थ में कौन आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसमें कौन आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम रहती है। तो यही कारण है कि आवेश भी 2 प्रकार का बन जाता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। बात समझते चलेंगे कि अब धन आवेश क्या हुआ। आपसे कोई पूछे धन आवेशित कण क्या, लोग बोलते हैं कि ऐसा कण जिसमें धन आवेश होता है, ऐसे कण को धन आवेशित कण के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको क्या बोलना, आपको ये नहीं कहना है, आपको कहना है कि जब किसी पदार्थ में घर्षण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का लोप हो जाता है, तो ऐसे में इससे जो आवेश युक्त कण बनता है इसे धन आवेश के नाम से जानते हैं। और जब घर्षण के फलस्वरूप किसी पदार्थ से किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाने से इलेक्ट्रॉन
का पकड़ ज्यादा हो जाता है तो ऐसे पदार्थ को ऋण आवेशित पदार्थ के नाम से जानते हैं। अर्थात आवेश दो प्रकार का हो जाता है, धन आवेश और ऋण आवेश। और हमेशा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो धन आवेश से किधर होता है, ऋण आवेश की तरह होता है। धन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। यही बात समझ गए कि घर्षण के फलस्वरूप जब क्या होता है, पदार्थ से, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर किसी अन्य पदार्थ में चला जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। यानी इससे आवेश की उत्पत्ति होती है और यह आवेश दो प्रकार की हो जाती है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। विद्युत आवेश कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो जाता है, एक धन आवेश हो जाता है और दूसरा ऋण आवेश हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि धन आवेश क्या है। बताएं कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है तो इससे धन आवेशित कण का निर्माण होता है। यानी जितने भी धातु हैं वे इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के कारण ही वे धन आवेशित होते हैं। जबकि दूसरा हो जाता है आपका ऋण आवेश। तो ऋण आवेश क्या होता है, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो तो उससे हमें ऋण आवेश की प्राप्ति होती है। और ऐसे जितने भी पदार्थ हैं जो अधातु कहे जाते हैं वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और यही कारण है कि वे ऋण आवेशित होते हैं। अब देखिए आवेश की उत्पत्ति के कारण, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है। चार्ज की उत्पत्ति होती है घर्षण के कारण। किसके कारण, घर्षण के कारण। जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो इसके फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है। जब इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाता है तो ये धन आवेशित हो जाता है और बी ऋण आवेशित हो जाता है। ए धन आवेशित हो जाता है और बी ऋण आवेशित हो जाता है। अब बात करते हैं कि विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होगा। तो बता रहे कि प्रवाह जो होता है हमेशा धन से किधर होता है, ऋण की दिशा में होता है, धन से ऋण की दिशा में होता है। देखिए विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या है, आप पढ़े हैं Q इजकल टू आई टी, 8 में पढ़ना था। तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, Q बटा में T। Q को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश, और T को क्या कहते हैं, समय। और I किसको बताता है, विद्युत धारा को। I किसको बताता है, विद्युत धारा को। अच्छा एक बात बताइए, चाल बराबर पढ़े हैं दूरी बटा में समय, दूरी बटा समय। यानी इस प्रारूप में यदि कोई चीज लिखा रहता है दूरी बटा समय, माने इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। दूरी बटा समय, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यही वेग रहता है तो विस्थापन बटा समय क्या लिखते हैं, इकाई समय में विस्थापन, तय की गई विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। तो उसी प्रकार इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा क्या हुआ, इकाई समय में, इकाई समय में किसी परिपथ, किसी परिपथ से जितनी विद्युत धारा प्रवाहित, जितनी आवेश प्रवाहित होती है वही आवेश विद्युत धारा कही जाती है, विद्युत धारा कही जाती है। अर्थात विद्युत धारा बराबर आवेश
बटा में समय, मतलब कि I इजकल टू Q बटा में T, इसलिए Q इजकल टू क्या हो जाता है IT, Q इजकल टू क्या हो जाता है IT। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है जिसे A से सूचित किया जाता है, और विद्युत धारा को खुद I से रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा को किससे I से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी दिखाया जाता है। यह कौन राशि है, अदिश राशि है, स्केलर प्रोडक्ट है, यानी अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि। अब आगे बात करते हैं कि एम्पियर की परिभाषा क्या है। देखिए एम्पियर का परिभाषा क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं कि I इजकल टू I बराबर पढ़ रहे हैं Q बटा में T। I का मतलब, इसको यदि हम एम्पियर के शब्दों में कहें तो एक एम्पियर का मतलब एक कूलाम्ब। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब। आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है, आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। एक कूलाम्ब बटा समय का क्या होता है, सेकंड। यानी किसी परिपथ में एक इकाई समय में, एक सेकेंड में जब एक कूलाम्ब क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो उसी को एक एम्पियर विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। यानी एक एम्पियर क्या हुआ, किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई समय में जब इकाई आवेश का प्रवाह होता है तो उसी आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ओके, अब उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के पदों में विद्युत धारा क्या होता है। देखिए एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के संख्या के पदों में विद्युत धारा कहें तो 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलाम्ब आवेश को जब इकाई समय में हम पार करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। अब हम इसको आगे कर रहे हैं। एक कूलाम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम्ब होता है। तो एक कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 1 बटा 1.6 गुने 10 के पावर -19, माने एक दशमलव हटा दिए तो ऊपर 0 एगो इसमें से निकला तो 100, तो 10 के पावर कितना हो गया 18 बटा में 16, 16 छक्का 96, 4 40, 16 दूनी 32, यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें, एक कूलाम्ब में 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि विद्युतीय विभव क्या है। विद्युतीय विभव क्या है, देखिए किसी विद्युतीय क्षेत्र में जहां विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, ऐसे विद्युतीय क्षेत्र में एक अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में आवेश को, किसको लाने में, आवेश को लाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभव। उस बिंदु पर विभव कहते हैं। यानी किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई समय में जितनी आवेश की मात्रा क्या होती है, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक आती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव के नाम से या विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। इसको V से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, V से। और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट को भी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है V से। यानी विद्युतीय विभव क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जितनी कार्य होती है, उसी कार्य को हम विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। अब विद्युत विभव के बाद हो जाता है आपका विभवांतर। देखिए विभवांतर का मतलब होता है विभव प्लस अंतर, यानी सीधा सीधा विभव का अंतर। इसका मतलब होता है दो बिंदु है, यहाँ पर 10 वोल्ट और यहाँ पर 8 वोल्ट है, ये A है और ये B है, तो इसका VAB क्या हो जाएगा,
विभवांतर क्या होगा, विभव का अंतर, माने 10 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट इजकल टू कितना हो गया, 2 वोल्ट। यानी किसी विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं पर जो विभव का अंतर होता है, उसी विभव के अंतर को हम विभवांतर के नाम से जानते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में दो बिंदुओं पर जो विभव का अंतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे हो जाता है बाबू, यानी दो बिंदु, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। इसे भी भी से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है, भी से। और इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है, इसका एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, और इसे भी से ही सूचित किया जाता है। यानी विभव का एसआई मात्रक भी वोल्ट और विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। अब आगे होता है 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है। देखिए ओम के नियम में हम लोग को पढ़ना है V इक्वल टू IR। इसका मतलब 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट माने का 1 एम्पियर, और R को प्रतिरोध कहा जाता है, तो 1 ओम। किसी विद्युत परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में जितनी 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उससे विभवांतर कितनी उत्पत्ति होती है, 1 वोल्ट उत्पत्ति होती है। यानी 1 वोल्ट विभवांतर वह विभवांतर का मान है जो 1 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होने से प्राप्त होती है। अब इसके आगे हो जाता है बाबू, विभवांतर के बाद विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, परिपथ मीन्स होता है रास्ता, परिपथ मीन्स होता है रास्ता। तो देखिए रास्ता क्या होता है, ये आम आदमी के चलने वाली रास्ता नहीं है, बल्कि ऐसी रास्ता होती है जिस पर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम अभी बात कर रहे हैं कि ये परिपथ है, इसमें 1 ओम लगा, 1 प्रतिरोध लगा हुआ है, इसमें 1 एम्पियर अमीटर लगा हुआ है। अब बताएंगे अमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है। 1 वोल्ट मीटर लगा हुआ है और इसमें 1 सेल लगा हुआ है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये परिपथ कहा जाएगा। यानी किसी भी विद्युत धारा को जिस परिपथ में सहजता से, आसानी से, बिना जोखिम के आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है, तो इसे ही हम विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या लगा होता है, तो 1 प्रतिरोध लगा होता है, 1 आमीटर लगा होता है जो विद्युत धारा की प्रबलता की माप करता है, 1 विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा रहता है, सेल लगा रहता है, प्लग यानी कुंजी लगा रहता है ना। ये सब चीजें इसमें व्याप्त होती है, जुड़ी हुई होती है। अब इसके आगे हो जाता है बाबू, एमीटर क्या है। देखिए एमीटर आमीटर होना चाहिए। तो ऐसा विद्युत यंत्र जिसका इस्तेमाल विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है आमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने में किया जाता है, विद्युत धारा को मापने में किया जाता है विद्युत धारा की प्रबलता भी कह सकते हैं, को मापने में के लिए किया जाता है, तो उसे
कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आमीटर कहा जाता है। इसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका पाठ्यांक एम्पियर में होता है। एम्पियर में होता है, इसको एम्पियर में मापा जाता है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यानी क्या है, एक विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। इसमें क्या होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है और इसे किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका पाठ्यांक एम्पियर में होता है। अब जस्ट इसी पर वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर जो होता है सेम ऐसा ही चीज है, यानी ऐसा विद्युत यंत्र जिसका इस्तेमाल विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के जगह पर, केवल विद्युत धारा के जगह पर हम क्या लगा देंगे? विभवांतर। केवल क्या लगा देंगे? विभवांतर मापने में। यानी ऐसा विद्युत परिपथ जिसका इस्तेमाल विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहते हैं, कहा जाता है। और इसका प्रतिरोध जहां कम है वही जगह लिख दिए अधिक होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए इसे जहां श्रेणी क्रम है वहां पे क्या कर देंगे? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका पाठ्यांक क्या होता है? वोल्ट में होता है। इसका पाठ्यांक किस में होता है? वोल्ट। जो घेरे हैं उसी को केवल चेंज कर देना है। अब आपसे यहां पे अगर कहे कि आमीटर एवं वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, आप क्या बताइएगा? आमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? तो देखिए कितना आसान है करना। आमीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत धारा की माप होती है। किसकी माप होती है? विद्युत धारा। तो इसमें किसकी माप होती है? विभवांतर की माप होती है। आमीटर का प्रतिरोध कम होता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में रखा जाता है और इसको समानांतर क्रम में रखा जाता है। इसका पाठ्यांक एम्पियर में होता है और इसका पाठ्यांक वोल्ट में होता है। तो इस प्रकार से आप आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर समझ गए और ये सबसे ज्यादा टच करता है। आगे होता है दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट एवं अल्टरनेटिव करंट क्या है? देखिए दिष्ट धारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि कोई धारा सीधे सीधे प्रवाहित हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डीसी, डायरेक्ट करंट कहेंगे। और यदि इस तरह से प्रवाहित हो रही है, कुछ देर एक दिशा में ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, सीधा नहीं जा रही है, रास्ता वही है लेकिन जाने की क्रिया कर्व होकर श्रृंग और गर्त बनाकर जा रही है आगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। आवर्त कर रही है, आ रही है, जा रही है। तो अब आपसे कोई पूछे कि दिष्ट धारा क्या है, तो वह धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा कही जाती है। और वह धारा जो एक निश्चित समय पर एक दिशा में, तो उतने ही समय उसके विपरीत दिशा में, फिर एक दिशा में, फिर विपरीत दिशा में ऐसे प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है, तो इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिष्ट धारा को डीसी से सूचित किया जाता है और प्रत्यावर्ती धारा को एसी से सूचित किया जाता है। दिष्ट धारा से बैटरी चार्ज नहीं हो सकता है, जबकि एसी से बैटरी की चार्जिंग की जा सकती है। दिष्ट धारा खतरनाक होता है, प्रत्यावर्ती धारा अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। तो इस प्रकार दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर हो गया क्या? कि प्रत्यावर्ती धारा जो हमेशा, दिष्ट धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा कही जाती है, और वह धारा जो एक निश्चित समय तक एक दिशा में, उसके विपरीत समय तक उसके विपरीत दिशा में बहती है, तो ऐसे धारा को हम एसी कहते हैं। इसे एसी से सूचित किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा को डीसी से सूचित किया जाता है।
AC अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है और DC अधिक खतरनाक होता है। AC से बैटरी का चार्जिंग आवेशन किया जा सकता है लेकिन DC से बैटरी चार्ज नहीं होता है, उसके लिए DC से AC में कन्वर्ट करने वाला चार्जर आता है जो उसे चार्ज करता है। अब आगे है चालक पदार्थ, कंडक्टर, अचालक पदार्थ, अर्धचालक और अतिचालक पदार्थ, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर क्या होता है। देखिए चालक पदार्थ क्या होता है। हम अक्सर देखते हैं कि एक तांबा का तार है, उसमें एक साइड लाइन और दूसरे साइड छोर पर बल्ब लगाते हैं तो जलता है, इसका मतलब है कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है। तो वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है तो उसे चालक पदार्थ के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ के नाम से जानते हैं। यानी चालक पदार्थ क्या हुआ? वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है तो उसे चालक पदार्थ कहा जाता है। और इसमें कौन आता है? सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। चांदी सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है। चांदी, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब विद्युत का चालक पदार्थ हो जाते हैं। दूसरा हो जाता है अचालक, इसको हम लोग कुचालक भी कहते हैं। कुचालक, नॉन कंडक्टर, ये क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर रबड़ हो या फिर हम क्या करते हैं प्लास्टिक है या फिर वो प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करना चाहते हैं तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो यह चालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उठाता है कि विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताना और रबर के जूते का इस्तेमाल विद्युत उपकरण बनाने में क्यों करते हैं? तो चूंकि रबर विद्युत का कुचालक पदार्थ है, विद्युत का अचालक पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है और यही कारण है कि विद्युत मिस्त्री जो होते हैं रबर के जूते और दस्ताने लगाकर काम करते हैं तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने के कारण वो सुरक्षित आवरण शरीर के लिए बना देता है और शरीर विद्युत झटका से के लगने से बच जाता है और आसानी से सारा काम भी हो जाता है, लाइन भी काटना नहीं पड़ता है। तो आगे हो जाता है चालक पदार्थ के बाद होता है अर्धचालक पदार्थ। देखिए आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक पदार्थ होता है जिसकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीचों बीच होती है। चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ के बीचों बीच होती है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब एक और चीज होता है कि अर्धचालक पदार्थ को यदि हम ज्यादा ताप पर रखते हैं तो धीरे धीरे इसकी चालकता बढ़ जाती है और यह सुचालक पदार्थ की तरह काम करने लगता है। यही इसका खासियत है। अचालक पदार्थ कितनो गर्म कर दीजिए विद्युत धारा नहीं बहेगी, लेकिन अर्धचालक पदार्थ जैसे जैसे गर्म करते जाइएगा वैसे इसका गुण परिवर्तित होते जाता है, धीरे धीरे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। अब इसके बाद हो जाता है अतिचालक पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करने पर उसमें क्या होता है? उसमें प्रतिरोध कुछ पल के लिए शून्य हो जाता है, यानी प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य के बराबर हो जाता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह निर्बाध रूप से होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अतिचालक पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब आगे है प्रतिरोध। देखिए बल्ब लगा दिए तो बल्ब क्या करता है? बल्ब जब उधर से विद्युत धारा का प्रवाह होता हुआ आता है तो उसे रोकने का प्रयास करता है, तो इधर से रोकता है और ये रोकना चाहता नहीं, दोनों के बीच घर्षण होती है और घर्षण से क्या हो जाता है? ऊष्मा की प्राप्ति होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। हम जानते हैं कि ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये तो क्लियर हो गया कि अगर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होता जा रहा है तो वो किसी न किसी ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, बदलेगा। तो जब घर्षण बल काम करता है तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से हम क्या कर पाते हैं? प्रतिरोध की कल्पना कर पाते हैं, प्रतिरोध देखते हैं। यानी प्रतिरोध कहां पे उत्पन्न होता है? चालक पदार्थ में। चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जो चालक पदार्थ का वह गुण
जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहा जाता है। इसे रेजिस्टेंस R से सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे ओमेगा से, ओमेगा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब देखिए प्रतिरोध भी दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है आंतरिक प्रतिरोध और दूसरा हो जाता है बाह्य प्रतिरोध। देखिए आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, जैसे मान लीजिए घर में पूरा वायरिंग करा दिए, तो वायरिंग कराएंगे तो जैसे जैसे घर में विद्युत धारा का प्रवाह होगा वैसे वैसे अल्प मात्रा में विद्युत खर्च हो रहा है। इसका मतलब है वहां पे भी विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध किया जा रहा है, तभी तो घर्षण से बिजली की खपत हो रही है। तो ऐसे विद्युत धारा, ऐसे प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। अगर घर में लाइन का प्रवाह होगा, विद्युत का प्रवाह होगा, तो ये लगेगा ही लगेगा। जबकि दूसरा हो जाता है बाह्य प्रतिरोध, वो प्रतिरोध जिसे नियंत्रित किया जा सके। जैसे अभी ये टीवी चल रहा है, जैसे ये बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है ना, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब बाह्य प्रतिरोध है, क्योंकि इससे होने वाली विद्युत खर्च को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन बंद कर देंगे तो नियंत्रित हो जाता है। तो ऐसे प्रतिरोध को हम बाह्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसे छोटी आर और इसे बड़ी आर से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद हो जाता है बाबू, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक पदार्थ के लंबाई पर, यानी जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना ही प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। अर्थात कि यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई 5 मीटर है और एक चालक पदार्थ की लंबाई 10 मीटर है, तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो जिसकी लंबाई अधिक होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अब दूसरा हो जाता है चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, यानी जो मोटाई होता है उस पर, यह उसकी विलोम समानुपाती होता है, उल्टा होता है। जितना ही मोटापा ज्यादा होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। इसलिए तार मोटा यूज, वायरिंग वाला नहीं कहते हैं लोग 1.5 mm का तार है, 2.5 mm का तार है। क्यों 2.5 mm का तार रहेगा तो प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा, तो घर्षण कम होगा, तो जलेगा नहीं। तो लोग कहते हैं हीटर चली, हीटर काहे 2.5 mm हो, 2.5 mm एसीओ चलेगा तो चली 4 mm हो। क्यों, जितना ही ज्यादा मोटा होता जाएगा उतना ही घर्षण बल कम होगा, और घर्षण बल कम होगा तो उष्मा की उत्पत्ति कम होगी, उष्मा की उत्पत्ति कम होगी तो परिपथ सुरक्षित रहेगा, आगजनी की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये होता है, इसकी विलोम में हो जाता है। फिर होता है चालक की प्रकृति पर, चालक कैसा है, चालक कैसा है, चालक तांबा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि चालक की प्रकृति कैसी है। उसके बाद आगे हो जाता है आपका चालक के ताप पर। आपको बताए थे कि जब किसी परिपथ में किसी पदार्थ पर विद्युत धारा, किसी पदार्थ पर ताप बढ़ाते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता धीरे धीरे नगण्य होने के कगार पर हो जाती है। तब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होने लगता है, यानी ये ताप पर भी निर्भर करता है। अब आगे हो जाता है बाबू कि इसमें हम क्या देखें, एक समीकरण 1 देखे और ये समीकरण क्या देख लिए, 2 देख लिए। तो दोनों से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निकल जाता है, यानी समीकरण 1 और समीकरण
समीकरण 1 और समीकरण 2 से R समानुपाती था L और यही सब विलोम समानुपाती था A के, तो R इजकल टू जब करेंगे तो समानुपातिक नियतांक आ जाता है, समानुपातिक नियतांक आ जाता है, जिस नियतांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, रो। किससे, इसको क्या पढ़ा जाता है, रो से सूचित किया जाता है, L बटा A। तो तिरछा तिरछी गुना अगर कर दिए तो रो L इजकल टू AR और रो इजकल टू क्या हो गया, AR बटा में L। तो ये प्रतिरोधकता का सूत्र हो जाता है कि प्रतिरोधकता इजकल टू बराबर क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुने प्रतिरोध बटा प्रतिरोध की लंबाई, यानी चालक की लंबाई। अब देखिए प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है देखिए, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और प्रतिरोध का होता है क्या, ओम, और नीचे लेंथ का होता है mm, से m कट गया तो क्या गया, ओम बचा है वो मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक, किसका, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। अब इसके बाद हो जाता है आपका विशिष्ट चालकता। देखिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, ये प्रतिरोधकता का विलोम होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है, विलोम, यानी प्रतिरोधकता के विलोम को ही हम विशिष्ट चालकता के नाम से जानते हैं। अब आगे हो जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। देखिए गुणांक माने गुणा का अंक, ताप के गुणांक है। जैसे आप पढ़े हैं रेखीय प्रसार गुणांक, जब गर्म होता है तो रेखा बढ़ जाती है। जैसे लोहा है, लोहा गर्म करने पर उसकी लेंथ हल्का बढ़ती है, इसलिए रेलवे पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी के दिनों में हीट हो तो खाली स्थान भर जाए, रेलवे ट्रैक टेढ़ा ना हो और एक्सीडेंट की संभावना ना हो। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में कमी आने लगती है, इसी को प्रतिरोध ताप गुणांक